तो देखो भौतिक विज्ञान में फिजिक्स यानी फिजिक्स में पढ़ेंगे गति के तीनों समीकरण के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसका समीकरण कैसे बनता है यानी कैसे इसका डेरिवेशन कहाँ प्रयोग होता है, तो इसको बहुत बढ़िया से याद कराने के आसानी से, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ हम गति का प्रथम समीकरण कैसे होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, उसको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इस साइड में देखेंगे या इधर ऊपर ही थोड़ा सा। जैसे कोई व्यक्ति है वो बाइक चला रहा अपना, क्योंकि और कोई वस्तु का गति अक्सर बाइक ज़्यादा चलाते हैं लोग तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे कोई बाइक चला रहा है, ऐसे रोड है गोलाई, ऐसे रोड है, ऐसे खूब तेज से जा रहा है। यहाँ से वो आया, चालू किया कहीं से, उसके बाद आ रहा है, उसके बाद एक्सीलेटर बहुत तेज से घुमा रहा, लगातार वो बढ़ा रहा अपना इस वेग वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो जब हम इस बिंदु पर देखें तो उसका वेग, ध्यान दें, उसका वेग था u था, और वो लगातार अपना जो वेग में परिवर्तन कर रहा है। तो कुछ समय बाद जब हम देखें यहाँ इस बिंदु पर तो उसका वेग था v। तो जो पहली बार जब हम देखें उसके प्रारंभिक वेग कहेंगे, यानी इसे प्रारंभिक वेग, और जो आखिरी बार जहां हम देखें उसको अंतिम वेग कहेंगे। तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। और जो टाइम लगा इसमें, वो टाइम जो लगा उसे t, स्मॉल t कहेंगे हम, समयांतराल t समयांतराल में उसका वेग u से v हो गया। तो देखो अब पहला समीकरण इस प्रकार से, जब वो बाइक चला रहा हो, लगातार एक्सीलेटर बढ़ा रहा हो, यानी गाड़ी लगातार उसका वेग बढ़ ही रहा है, तो ध्यान देंगे तो वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समांतराल होता है। इसे a से डिनोट करते हैं, नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो a, अब वेग परिवर्तन कितना हुआ, वेग परिवर्तन का मतलब होता है, इसे मान लेते हैं 5 से वो 10 हो गया, 5 से मान लेते हैं वो 8 हो गया। तो परिवर्तन कितना आया, 8 माइनस 5, यानी कितने का, 3 का बदलाव आ गया। 5 था, हो गया 8, तो बदलाव कितना हुआ, 3 का। तो देखो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग जब कर लेते हैं तो वो वेग परिवर्तन पता चल जाता है। तो वेग परिवर्तन कितना, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग। तो देखो v माइनस u, ये है वेग परिवर्तन, और टाइम कितना, t। तो देख रहे हैं, आगे देखें। अब ये जो पहला समीकरण होता है वो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समांतराल, इसी से ज्ञात होता है। इसी को जब हम थोड़ा इसका संरचना बदल देंगे तो ऐसे होगा, इधर ये भाग है, उधर जाके गुणा हो जाएगा a t बराबर ये v माइनस u हो जाएगा। अब देखते हैं u इधर माइनस में है, यानी दाहिने साइड में, और v में से तोड़ करके ले जाना है, तो जिसके पहले जो चिन्ह होता है उसी का होता है। तो u माइनस में है तो इधर दाएं से बाएं में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो at प्लस u बराबर v हो गया। अब देखिए प्लस में होता है, चाहे देखो 2 + 3 करो तब भी 5, और चाहे 3 + 2 करो तब भी 5। तो जोड़ में आगे पीछे क्रम विनिमय का नियम लगा सकते हो। तो देखो अब ये हो जाएगा, इसको सीधा कर लेते हैं, u + at बराबर v देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको दाएं कर लेंगे। जब हम दाएं पक्ष को उठा के बाएं में, और बाएं पक्ष को पूरा उठा के दाएं में, और बाएं को दाएं, देखो दाएं को बाएं में, बाएं को दाएं में जब उठा के पूरा रख लेते हैं तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है। जब तोड़ के ले जाते हैं दाएं में से कोई, तब बाएं में जाता है तो भी चिन्ह बदलता है, या बाएं से दाएं, दाएं से बाएं में तोड़ करके ले जाए, लेकिन तोड़ना है नहीं, सीधा दाएं को उठा के बाएं में, बाएं को उठा के दाएं में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा v = u + at।
तो देखो ये आ गया गति का प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण किससे? त्वरण से प्राप्त होता है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समांतराल से पहला समीकरण प्राप्त हो जाता है, ये गति का पहला समीकरण। तो देखो जब इस प्रकार से गति कर रहा हो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, उसका वेग परिवर्तन a हो और कुल टाइम लगा हो इतना t, वेग परिवर्तन इस प्रकार से संबंध होता है। जान जाएंगे, अब देखेंगे राशियां कितनी है। कुल मिलाकर के 4 राशियां हैं, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण और टाइम। जब ये सवाल में चारों मिल जाएं या जो राशि हमें प्राप्त करनी है उसको मिला करके, जब चारों मिलती हैं, चारों में से एक नहीं प्राप्त होता है, उसी को प्राप्त करना हो, तो यही समीकरण प्रयोग होगा उस सवाल को हल करने के लिए। याद रखेंगे प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और टाइम यानी समांतराल, ये सब इस चारों प्राप्त उसमें मौजूद हो तो तभी प्रयोग किया जाता है। उसको लेकर के याद रखें, जो राशि ज्ञात करनी हो उसको लेकर के। जैसे देखो यदि प्रारंभिक वेग नहीं पता है तो अंतिम वेग और त्वरण समय पता होगा, तब भी जो है चारों मिला करके, जो नहीं पता है उसको मिला करके चारों होने चाहिए। यदि अंतिम वेग नहीं मालूम है तो प्रारंभिक वेग और त्वरण टाइम समांतराल होगा तो पता चल जाएगा, अंतिम वेग पता चल जाएगा। तो ऐसे त्वरण ज्ञात करना हो तो देखो त्वरण तो अंतिम वेग इसी में रख लेंगे, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और टाइम समांतराल, तो त्वरण पता चल जाएगा। ऐसे चारों में एक नहीं पता रहेगा, 3 पता रहेंगे तो यही समीकरण लगेगा। याद रखेंगे इस चारों में। तो पहला समीकरण त्वरण से प्राप्त हो जाता है। दूसरा समीकरण देखो कैसे, तो आप देखेंगे दूसरा समीकरण समझने के लिए कोई व्यक्ति वही उसी एक ही से समझेंगे। जब बाइक चला रहा लगातार एक्सीलरेटर बढ़ा रहा है तो प्रारंभिक वेग u था और t समय बाद v हो गया, और विस्थापन पहला बिंदु जहां हम देखे थे और अंतिम बिंदु जहां हम उसको आखिरी वेग पर देखे थे, अंतिम वेग या प्रारंभिक वेग, उस बिंदु पर डोरी लगा के या फीता लगा करके नापेंगे विस्थापन कितना हुआ, सीधाई में एकदम नापा जाता है, ये है विस्थापन। और जो ये घूम करके जिस रास्ते से व्यक्ति चला था उसे दूरी कहेंगे। ये दूरी होता है, दो बिंदुओं के बीच चली गई कुल लंबाई दूरी और नापी गई सिधाई में जो लंबाई होता है दोनों बिंदुओं के बीच सिधाई वाली लंबाई जो नापी जाती है उसे विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्टेंस दूरी। तो यहाँ विस्थापन से पता चल, विस्थापन का सूत्र होता है, ध्यान देंगे गति का दूसरा समीकरण विस्थापन से संबंधित है, उसको याद रखेंगे। यहाँ गति का दूसरा समीकरण ऐसे लिख दे रहे हैं। तो देखो विस्थापन जैसे देखते हैं कि सूत्र पढ़े होंगे, चाल दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय अंतराल या समय, चाल गुणे समय। ऐसे वेग विस्थापन बराबर होता है, देखो विस्थापन बराबर होता है, विस्थापन यदि हम इसको यस मान लेते हैं, विस्थापन कितना है, यस है। तो ध्यान देंगे जो विस्थापन जो सिधाई नापे थे वो विस्थापन, तो विस्थापन बराबर होता है औसत यानी कि औसत वेग, ध्यान देंगे विस्थापन औसत वेग गुणे समांतराल होता है। तो विस्थापन को हम s मानेंगे, औसत वेग होता है दोनों वेग को जोड़ करके बटे, क्योंकि देखो औसत किसे कहते हैं, आंकड़ों की संख्या आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो 2 आंकड़े हैं, पहला यहाँ दूसरा है, यानी कि u + v
बटे 2, यही है औसत वेग। और गुणे समांतराल कितना है, t है। तो यहां ध्यान देंगे, अब हम पहले समीकरण में पता लगाओ, यहाँ v बराबर क्या, यहाँ इसको ध्यान देंगे, यहाँ जो v है, यहाँ पहला समीकरण का जो v बराबर u प्लस AT है उसको रख देंगे, बराबर u प्लस v के स्थान पर क्या रहेगा, v बराबर u प्लस AT, यानी पहला समीकरण रखेंगे v के स्थान पर, यह हो जाएगा u प्लस AT बटे 2 गुणे t। तो देख रहे हैं कि जो v के स्थान पर इतना आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, s बराबर ये हो जाएगा u प्लस AT बटे 2 गुणे t। देखो ये हो जाएगा s बराबर 2u प्लस AT बटे 2 गुणे t। इस प्रकार से देखेंगे। तो देखिए कैमरा में ये दिखाई दे रहा है कि नहीं इसको। तो देखो अभी दिखाई दे रहा है, तो नीचे हम हल करेंगे। यहां देखें, अब हम इसको भिन्न का नियम, पहला पद 2u बटे 2 प्लस, इसको देखो यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आगे t जो है पूरे में मल्टीप्लाई गुणा है। उसके बाद AT, देखो AT दूसरा पद बटे 2 और गुणे t, इस प्रकार से रखेंगे। अब लाइन खींच करके थोड़ा हम दाहिने साइड में इसको रखेंगे, हल कराएंगे। देख रहे हैं 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ देख रहे हैं t दोनों पदों में गुणा हो जाएगा क्योंकि ये पूरे का t जो है पूरे में गुणा है, इसने पूरे में जो ब्रैकेट में है, तो t इसमें गुणा होगा तो ut हो जाएगा। यहाँ देख लो एक बार और, s बराबर कितना हो जाएगा ut, और ये देखो इसमें गुणा होगा तो, और 1 बटे 2, यहाँ जब कुछ नहीं होता 1 होता है, अर्थात प्लस 1 बटे 2, यहाँ देखो कितना हो गया 1 बटे 2, यानी हाफ AT, a आ गया और t गुणे t स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सूत्र देखो, एक समीकरण दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, s यानी विस्थापन s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जब ऐसे गणना कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, एक बार ऐसे रख करके कैलकुलेशन यानी गणना कर लेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे, तो ये समीकरण याद हो जाता है। और वैसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, जब इसको हल कर लेंगे 2-3 बार तो पता चल जाएगा कि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, दूसरा समीकरण। अब इसका प्रयोग तब किया जाएगा जब गति हो रही है, प्रारंभिक वेग, देखो इसमें प्रारंभिक वेग है और त्वरण है, प्रारंभिक वेग त्वरण और टाइम है, विस्थापन हो। जिस सवाल में पूछा जाए देखो कि उसमें से सभी राशियां मिले, लेकिन इसमें अंतिम वेग से कोई मतलब नहीं हो, जिसमें अंतिम वेग ना पूछा जाए, देखो इसमें अंतिम वेग नहीं है। जिसमें विस्थापन पूछा जाए, प्रारंभिक वेग पूछा जाए और टाइम पूछा जाए, त्वरण पूछा जाए, इसी के बारे में हो, तो वहां ये दूसरा समीकरण लगेगा। पहला समीकरण जिसमें प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और टाइम पूछा जाए, तो वो पहला समीकरण, तब गति का पहला समीकरण वहां प्रयोग होगा, याद रखेंगे। जहां विस्थापन और प्रारंभिक वेग, टाइम और त्वरण, यानी कि समय और त्वरण, एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं त्वरण को, ये सब अगर सवाल में पूछा गया, ये सब आए हैं, ये सब के बारे में हो, उसमें मिले, तभी जो है वहां ये दूसरा सूत्र लगेगा। इसमें अंतिम वेग देखो नहीं है, तो जहां अंतिम वेग नहीं पूछा जाता है तो उसमें ये प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे पता लग जाता है कि कौन सा समीकरण किस सवाल में लगेगा। उसके सभी राशियों को याद रखेंगे, मिलाएंगे, क्या क्या इसमें सभी हैं, सभी के बारे में बातें हो रही है, यानी विस्थापन, प्रारंभिक वेग, समांतराल और त्वरण के बारे में जो सवाल में बातें हो रही है, तो यही लगेगा, इसको याद रखेंगे। अब हम गति का तीसरा समीकरण हल कराएंगे। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, तो
यहां देखेंगे गति का जो विस्थापन वाला सूत्र होता है, ये वाला, इसी से वो भी पता चलता है। देखो S बराबर एकदम वही सेम, लेकिन अभी देखो S बराबर, इसको देखो थोड़ा सा प्लस में आगे पीछे किया जा सकता है, हल करने के लिए आसान होगा। V प्लस यू औसत वेग और गुणे समांतराल T है। ध्यान दें यहाँ ध्यान देंगे, यही जिससे कि दूसरा समीकरण हल किए थे, उसी से गति का तीसरा समीकरण भी हल किया जाएगा। देखो कैसे, यहां हम देखो, यहां हम t को इधर लाएंगे, a को यहां लाएंगे। a को जब इधर लाएंगे तो t बराबर होगा v माइनस यू बाई ए हो जाएगा, और वही t का मान यहां रखेंगे, या देखो यहां हम कर दे रहे हैं, या t बराबर v माइनस यू बाई ए, इस प्रकार से हो जाएगा। t इधर चलाएगा भाग है, तो इधर आकर ये इधर आ सकता है पक्षांतर के नियम से। तो देखो t बराबर आ गया v माइनस यू बाई ए, तो यहाँ t के स्थान पर यही मान रख लेंगे, s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू और गुणे v माइनस यू बाई, यू बाई क्या है, a है। ध्यान देंगे यहाँ u बाई क्या, v माइनस यू बाई ए है ना, यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ t बराबर है, तो t के स्थान पे यहाँ उसका मान रख दिया गया। अब सूत्र होता है a प्लस बी गुणे ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। यस बराबर हो जाएगा ये वी स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर। जब a प्लस बी गुणे ए माइनस बी का सूत्र लगेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगेगा, तो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इन्हीं के दोनों का जब गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, अलग अलग राशियां हैं तो बगल बगल ऐसे लिख ली जाएंगी, ये हो गया। अब ये इधर भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गया गति का तीसरा समीकरण। तो 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जब एक बार इसे गणना कर लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे और याद भी हो जाएगा, और वैसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। जब इसका डेरिवेशन कर लेंगे 2-3 बार बढ़िया से, तब नहीं भूलेंगे। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी हो गया होगा। तो गति के तीनों समीकरण यहां हम लिख दे रहे हैं, ये गति का तीसरा समीकरण यहां लिख दे रहे हैं, गति का तीसरा समीकरण। तो देखो समझ में आ गया होगा, पहला दूसरा तीसरा समीकरण डेरिवेशन हो गया। अब इस पहचानेंगे जहां प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और विस्थापन त्वरण सब हो, लेकिन समय न दिया गया हो, तो वहां ये सब तीसरा समीकरण लगेगा उस सवाल में। याद रखेंगे जिस सवाल में फिजिक्स के गति वाले में, उसमें त्वरण दिया गया हो, विस्थापन यस दिया गया हो, प्रारंभिक वेग यू, अंतिम वेग भी दिया गया हो, लेकिन टाइम नहीं दिया गया हो, तो उसमें ये तीसरा समीकरण सवाल में प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे पता लगा सकते हैं। आगे चल करके जब इसको हल कराएंगे तो इसको अपने आप पूछेंगे कि देखो इसमें कौन सा प्रयोग हुआ, क्या क्या राशियां मिल रही हैं, जो राशियां मैच कर रही हैं, तो उस समीकरण तीनों में देखो कौन कौन मैच कर रहा है, वही लगेगा। इसको याद रखेंगे तो समझ में आ गया होगा। गति के तीनों समीकरण आसान विधि से याद करा देंगे, याद तभी होगा वैसे जब इसको डेरिवेशन ऐसे निगमन कर लेंगे। यदि निगमन नहीं जानते हैं तो पक्षांतर वाला वीडियो देख लेंगे, और उसके बाद चार राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग देख लेंगे, पक्षांतर वाला वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो कि गणित की जड़ में पढ़ाया गया है। ये सब हल करना बताया गया है। तो चार राशियों को हल करना, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, कैसे पहचानेंगे जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा, क्या होगा, उसके बारे में बताया गया है। तो ये समझ में आ गया होगा।